जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज का मौजू जैसे मैंने पहले भी कवर किया है जनाब यूसुफ तमन्ना साहब के साथ, यही मौजू था हमारा कि रूस और यूक्रेन में जो जंग चल रही है, इसका हमारे मुल्क पर क्या असर पड़ेगा। और क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान साहब, वो वहाँ मॉस्को में मौजूद थे जिस दिन यूक्रेन पर रूस ने हमला किया। तो इस हवाले से भी हम देखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो प्यूटन हैं, प्रेसिडेंट प्यूटन, उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज में उनको मतलब कि पेश किया है मीडिया में। आप ज़रा सुनिएगा वो कहते क्या हैं। Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. जी, बहुत ही अच्छे अल्फाज़ों में इन्होंने इमरान खान की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि बहुत ब्रेव, ही इज़ अ वेरी ब्रेव मैन टू विज़िट रशिया अंडर सम प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। तो बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। और जो लड़ाई वहाँ चल रही है उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने कहा कि जी हम मुकाबला करेंगे रशिया का। हमारे मुल्क में अगर हमला हुआ तो वो हमला तो हो चुका है और 4-5 दिन भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो रेज़िस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क पे इसका क्या असर होगा और किस-किस मुल्क के बेनिफिट हैं इस झगड़े में, वो उस पर भी हम बात करेंगे। क्या अमेरिका इस पर बेनिफिट ले जाएगा या चाइना जो है वो इस पर बेनिफिट लेगा। और दूसरा ये है कि हमारे यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है बीबीसी को। उन्होंने कहा है कि जी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट लिस्ट ट्रस्ट जो हैं, यानी कि जो हमारी सेक्रेटरी हैं यहाँ की फॉरेन सेक्रेटरी, वो कहती हैं कि बैक्स पीपल फ्रॉम यूके हु वांट टू फाइट। ये एक अजीब सा बयान उन्होंने दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट तो जो है यूके की, उसको इसका नोटिस लेना चाहिए और इस बयान को वापस भी लेना चाहिए, क्योंकि वो खुल्लम खुला कह रही हैं कि यहाँ से अगर लोग यूक्रेन में जाके इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ाई करना चाहते हैं तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है। इस तमाम पर हम बात करेंगे। और हमारे पाकिस्तान में आज कौम से खिताब किया है इमरान खान साहब ने। उन्होंने पेट्रोल, डीज़ल और बिजली की कीमतों में बहुत कमी की है। क्या ये इलेक्शन की तैयारी है या वाक़ई वो गरीब अवाम जो है उसको रिलीफ देने जा रहे हैं? हमारे साथ लाहौर से जनाब असद काई साहब जो हैं, उन्होंने शमूलियत जो है वो कर ली है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, देखने सुनने वालों को इस्लाम को। और इस्लामाबाद से हमारे साथ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी, असद काई साहब आपकी तरफ आता हूँ। जैसे कि मैंने कहा इंट्रो में कि हमारे मुल्क पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी इस वॉर की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ मॉस्को में मौजूद थे। कैसे देखते हैं आप इसको? कैसे मैं देखता हूँ कि हमने अमेरिका की दोस्ती में सिर्फ नुकसान ही किया है। अच्छा फैसला किया है इमरान खान एक प्रेशर के साथ, और जब दबाव भी था आला सतह पर कि आप ये दौरा कैंसिल कर दें, लेकिन खान साहब रशिया गए और वो दौरा कामयाब हुआ। 1 घंटे की मीटिंग वो थी, उनके साथ सिटिंग थी, लेकिन वो 3 घंटे तक चली गई। इसका मतलब है कि ऐसी बातें चल रही थी, ऐसी डिस्कशन हो रही थी जिससे रशियन सदर को भी इंटरेस्ट था और हमारे वजीर आजम भी उससे कुछ लेना चाह रहा था। देखें, दोस्तियां बराबरी की सतह पर होनी चाहिए। और यहाँ पर वो जब रशियन टीवी को इंटरव्यू देकर गए हैं तो वो अपना वहां पर ही खुलकर बयान कर गए थे कि हमारा एजेंडा क्या है। और उन्होंने कहा कि हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं है, हमने आजादाना पॉलिसी इख्तियार करनी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख के अंदर किसी एक हुक्मरान ने तो ऐसा सख्त फैसला लिया कि वो दूसरों की मर्जी के ताबे फैसले नहीं किए, आजादाना खारजा पॉलिसी और आजादाना फैसले किए कि हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान के मफाद में क्या है। पहले ये होता था कि अगर आपको किसी ने रोका है
तो पहले अमेरिका नहीं रोकता था, आपको सऊदी अरब रोक लेता था। और वो कह रहा था कि आपने यूं करना है और आपने ऐसे करना है, आपने ये बयान देने हैं। इस दफा तो डायरेक्टली अमेरिका से आपको आला सतह कॉल आई और उसके ऊपर आपको रोका गया और फिर भी आपने दौरा किया। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमारी कोई इकॉनमी इतनी बेहतर नहीं थी कि जिसके ऊपर हमें कोई नुकसान हो, हमारे ऊपर कोई सैंक्शन लगने जा रही हो। हमने वहां पर जाकर अपने आप को मनवाया और दुनिया की नजरों में ये दौरा कामयाब है। और पाकिस्तान में कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इस टाइम नहीं जाना चाहिए था। खासतौर पर अपोजिशन जिनके मफादात यूरोप से जुड़े हुए हैं, अमेरिकन से जुड़े हुए हैं, वो लोग उनके लिए कुछ ना कुछ तनकीद कर रहे हैं। अदरवाइज ये दौरा मुकम्मल तौर पर कामयाब है। और रूसी सदर ने जो आपके लिए अल्फाज कहे, देखिए जो भी हो, हमारी एक सर्द जंग रही है, हमने रशिया को तोड़ा है और अहम किरदार अदा किया है। तो वक्त के साथ दोस्तियां और दुश्मनियां तब्दील होती हैं, मफादात बदलते रहते हैं। तो अमेरिका ने जब जब हमसे फायदा उठाया, उल्टा फिर हमें उससे दुगना चुगना नुकसान किया। उस अफगान जिहाद के अंदर भी हमें इस्तेमाल करके फिर बाद में तनहा छोड़ दिया, खाना जगी रही। उसके बाद 9/11 के बाद हमें तनहा छोड़ दिया गया। अब देखिए, हमने फैसला करना था कि 71 की जंग के अंदर, आपको याद होगा, सारा दुनिया कहती है बेड़ा आ रहा था, उस वक्त भी हमें तनहा छोड़ा गया और वो मुल्क दो टुकड़े हो गया, भारत को सपोर्ट किया गया। लेकिन उस वक्त भारत रशिया के साथ था, लेकिन रशिया ने अपनी दोस्ती निभाई, अमेरिका ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई। तो हमने मोदी से पहले एक अच्छा फैसला कर लिया और अब मोदी को रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलती कर ली है, क्योंकि एक स्पेस मिली थी हमें, हमने फुलफिल करना था और फौरी उस को इमरान खान ने कवर कर लिया, उस मौके को जाया नहीं किया। आज नहीं, वक्त फैसला करेगा, ये फैसला ठीक था। जी इफ्तिखार भाई, आप कैसे देखते हैं कि हमारे मुल्क पे इस जंग का क्या असर होगा? हाउ डू यू सी इट? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इस वक्त बेलारूस में मुज़ाकरात हो रहे हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान। जो यूक्रेन का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने बकायदा कल कॉल की उसको, शाह महमूद कुरैशी को, और उसने रिक्वेस्ट की शाह महमूद कुरैशी को कि जनाब आप इसमें इंटरवीन करें, पाकिस्तान में इसको इंटरवीन करें और रशिया के साथ हमारे मामला जो हैं वो सेटल करवाने की कोशिश करें। इस वक्त आप ये देखें कि इमरान खान का एक पिवटल रोल आ गया कि वो भी, उसके पास भी न्यूक्लियर पावर थी। आपको याद होगा जिस वक्त 1991 में यूक्रेन अलहदा हुआ था यूएसएसआर से टूट के, जब अलहदा हुए थे, तो जो इसके पास 5000 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स थे जो उसने डीन्यूक्लियराइज कर दिए, जो उन्होंने सरेंडर कर दिए थे। ठीक है ना। अब इससे एक और भी आपको सबक मिलता है कि जो मुल्क जो है जिसके पास एटमी पावर जो था पहले, जब नहीं था, तो उसके साथ फिर ये सलूक होता है। अब हमें कहा जाता है ना कि पाकिस्तान आर्मी जो है 50% पाकिस्तान का फंड खा गई है, बजट खा जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान इंडियन एजेंट्स जो हैं वो मोल्स जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनको ये एक सबक है कि यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। दूसरा ये बात है कि पाकिस्तान, अभी इमरान खान ने जिस तरह बात की है कि मैं उधर गैस के हवाले से बात की है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सुई गैस के ज़खायर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, और जो ये दूसरा तीसरा जो है गैस प्रोड्यूस करता है, पेट्रोलियम भी दूसरे तीसरे नंबर पे है, और इवन गंदम जो है वो भी उन्होंने कहा है कि हमने इनसे लेनी है। लेकिन ऑब्वियसली ये 3 घंटे की मुलाकात में ये कोई सिर्फ गंदम और गैस की बात तो नहीं होगी, ठीक है ना। उसमें जो हमारी जो ट्रायंगल बन रही है, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, ये ट्रायंगल बन रही है, ये डिफेंस और स्ट्रेटेजिक जो बन रही है, जो अमेरिका को ये तकलीफ दे रही है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो टेबल पे अगर रशिया जो है उसकी टर्म्स पर ही अगर फैसला होता है, तो आप ये देखें कि यूक्रेन से एक रास्ता निकलता है उसको यूरोप को। इन्होंने ये ऐसी एकदम नहीं हुआ भाई साहब, ये इससे पहले भी आप देखें, एस्टोनिया में, लिथुआनिया में, बुल्गारिया में ये इधर नाटो की फोर्सेस को लाकर बैठा दिया गया था, और उस वक्त भी रशिया प्रोटेस्ट करता रहा कि जनाब आप मेरे बिल्कुल इर्द गिर्द आकर बैठ गए हैं, आप इसको रिमूव करें, आप मुझे ये मेरी नेशनल सिक्योरिटी को ये थ्रेट है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये लैटिन अमेरिका में अमेरिका के इर्द गिर्द अगर मिसाइल जो है वो फिट कर दे, तो क्या अमेरिका जो थ्रेटन फील नहीं करेगा? अब दूसरा सवाल आपका है कि पाकिस्तान पर इसका इंपैक्ट। हाँ, जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं होता यूक्रेन का और रशिया का, और उसके जो रशियन जो उसकी टर्म्स पर अगर हो, क्योंकि चाइना भी यही चाहता है कि रशियन की टर्म्स पर हो, ताकि पाकिस्तान ये हमारी जो डिफेंस ट्रायंगल है ये काम कर सके।
अगर ये रुकेगा, जो न्यूक्लियर का आपको पता है कि उन्होंने कह दिया कि अलर्ट कर दिया, न्यूक्लियर जो वार हेड्स हैं उसको बिल्कुल इस पर तैयार है। लेकिन अमेरिका को ये पता है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर अभी तक लड़ाई नहीं हुई, रशिया के अंदर हुई है लड़ाई, बाकी उधर वो उस वक्त नहीं बोले। इराक में 10 लाख बंदे मार दिए, फिर बाद में कहा सॉरी, मैसिव जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उधर नहीं मिले, टोनी ब्लेयर ने कहा माफी दे दें, सीआईए ने गलत रिपोर्ट दी। यमन में 10 लाख बच्चे मार दिए, उधर तो ये नहीं बोले, ठीक है ना। अफगानिस्तान में 20 लाख बंदे मार दिए, उधर नहीं बोले। इनको अभी यूक्रेन में अभी 100 बंदा मर गया, और वो भी वो कहते हैं कि यार आप इस कम से कम यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को एक नहीं 10 दफा इन्होंने कहा कि जनाबे वाला आप कम से कम न्यूट्रल ले लें, अगर आप नाटो के चमचे बनने को तैयार हो गए, लेकिन कम से कम आप न्यूट्रल रहें। तो हमें जब तक ये वार का जो ये टसल चल रही है, जब तक ये हीट है ये रिड्यूस नहीं होती, उस वक्त तक आप पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो ट्रेड के मामलात हैं वो नहीं चल सकते। और कैसे वो चल सके, क्योंकि प्यूटन ने ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान का विजिट करूंगा और मैं साइन करूंगा इसके जो गैस का आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो हमें इससे बहुत फायदा होगा, ट्रेड भी एक्सपैंड करेगी, और इससे जो रशिया का एक और इंटरेस्ट है वो सीपैक, OBOR, वन बेल्ट वन रोड, जो चाइना का एक एम्बिशियस प्लान है, उसके जरिए वो पूरी दुनिया पे जो ट्रेड की सुप्रीमेसी है वो कायम कर सकता है। जी कैसा? जी असद भाई, आपकी तरफ आऊंगा, आप क्या समझते हैं? मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ कि हमारी जो यहाँ यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और बड़ा अजीब बयान है वो। आप क्या समझते हैं कि इस बयान पे यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है, उनको नोटिस लेना चाहिए और जो मुसलमान हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए? क्योंकि अगर मुसलमान मुल्क में कोई यहाँ से मुसलमान जाता है तो यहाँ की हुकूमत उनको दहशतगर्द जो है वो करार देती है। उनकी जो सिटीजनशिप है वो भी मतलब है कि ले लेती है उनसे वापस। तो आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के बयानात जो हैं वो देने चाहिए हुकूमत में इस ओहदे पर रहने के बाद? मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ, नहीं देने चाहिए। देखें, ये जितनी आलमी ताकतें हैं ये अपने मफादात को देखती हैं। इन्होंने तो यूक्रेन को बैटल फील्ड बना लिया है और इनके ही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। मुझे बताएं, एक बंदा आप अपनी मर्जी का लगा देते हैं, फिर उससे अपने मर्जी के काम लेते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, अगर सद्दाम हुसैन उस टाइम सरेंडर कर देता तो पूरा इराक बच सकता था। तालिबान अगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप लचक दिखाते तो अफगानिस्तान बच सकता था। मौका देते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो यूक्रेनी सदर ने इनको मौका दिया है। रशिया को बार बार वार्निंग देने के बावजूद आपने एक जंग अपनी कौम पर मुसल्लत की, उसने अपनी कौम अपने मुल्क के ऊपर दुश्मनी की है और फिर उसको किसी तरह भी सुलह पे नहीं ले जा रहा और फिर जंग लड़ने पर आमादा है। वो भाग जाता तो शायद कौम के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आता। अब रशिया के उनका मुकाबला नहीं बनता सर। देखें, अगर आप एक हाथी से लड़ पड़ते हैं और आपको अपना पता हो कि मैं क्या हूं, तो फिर आप एक बकरी और हाथी का कोई मुकाबला नहीं है। करण और हाथी का कोई मुकाबला नहीं था, वो उस पर चल दौड़ा है। अब क्या हुआ, आपकी कौम वाला अपना मुल्क बर्बाद कर रहा है। अब इसको सालों लगेंगे। देखिए, गैरतमंद जो कौमें होती हैं वो अपने बारे बदले लेती हैं। रशिया को पता था कि 100 साल बाद किसी न किसी तरीके से मेरे ऊपर यूरोपियन दोबारा चढ़ेंगे, तो उसने पहल कर दी। देखिए, आज तक अमेरिका ऊपर डायरेक्टली कभी भी जंग मुसल्लत नहीं हुई। वो दूसरों की जगह जाके लड़ता है और वहां पर जाके खेलता है। ये प्यादे उसने रखे हुए हैं। अब मुझे बताएं, जितने लोग जाके नेटो में शामिल होना चाह रहे थे, नेटो में क्या था? नेटो में जाकर ये अपनी वहां पर छतरी लेना चाह रहे थे, उसकी सपोर्ट लेना चाह रहे थे कि कल को हमारे ऊपर रशिया हमला ना करे। और रशिया अभी भी नहीं कर रहा था ना। रशिया ने जब देखा कि ये बार बार उन्हीं के एजेंडे पर चल रहे हैं, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं की फेवर कर रहे हैं, तो रशिया खुलकर सामने आया। और फिर हमारे यहाँ भी कुछ लंडे के लिबरल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इराक के अंदर जो मेन फौज थी उस वक्त यूक्रेन की थी। अब यूक्रेन ने अपने ऊपर खुद कुछ हमला किया, उसके हुक्मरान ने अपनी कौम को बर्बाद किया। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अभी भी जो लोग इनके सपोर्टर हैं, यूक्रेन की हमायत में बोल रहे हैं, वो यूक्रेन को जंग से रोक सकते थे। आप जाकर खुदकशी नहीं कर सकते थे। हमारे यहाँ भी 9/11 के बाद ऐसा मौका था कि इंडिया भी चढ़ दौड़ा था और बाकी हमारे दुश्मन भी अमेरिका के सपोर्ट में थे। तो इस वक्त अमेरिका बिखरा हुआ था, लेकिन हमने उस वक्त बड़ा एक अच्छा डिसीजन लेकर उसके साथ। असद भाई, मैं जो सवाल मैंने किया था वो जो हमारी यहाँ की यूके की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके हवाले से किया। और क्या जो यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी है
उसको सामने आना चाहिए, इसके बारे में एक एहतजाज करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जी, देखिए आना चाहिए ना। देखिए मुहज़्ज़ब दुनिया में आपकी काफी लॉजिक हो जाती है, आपके अपना यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता है। देखिए ये तो चीज है ना कि उसने क्या कहा है। हमारे यहाँ कभी ऐसा तालिबान जब यहाँ से होकर जिहाद करने चले गए थे, बाकी जगह जाते हैं तो अभी चचन जो उनके मुजाहिदीन है वो आएंगे तो ये जंग फैलती जाएगी ना। तो ये जंग इनको सपोर्ट करती है यूरोप को। यूरोप यही चाह रहा होता है कि हम किसी तरीके से रशिया को कमजोर करें और इस जंग को लंबा खींच कर लेके जाएं। तो इसलिए बरतानिया, अमेरिका, बाकी यूरोपियन मालिक के मफाद में है और ये इसके ऊपर जल्दी के ऊपर तेल डालते रहेंगे। अब रशिया उसको यूक्रेन को सोचना है कि हमने इस जंग के लिए जल्दी जल्दी से जान छुड़ानी है, अदरवाइज ये आलमी जंग में कन्वर्ट हो जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है जी, इफ्तिखार भाई आपकी तरफ आता हूँ और वही सवाल जो आखिर में मैंने किया जी था। सर, मेरा बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। पहली बात तो ये है कि जो जब टोनी ब्लेयर ने सॉरी किया था 20 लाख इराकी मारने के बाद कि भी हमसे गलती हो गई, तो मैं ये समझता हूं अब इराकी जो हैं और यमनी जो हैं और ये जो अफगानी जो हैं, ये जिस तरह इस सेक्रेटरी, लेडी सेक्रेटरी ने बात की है, वो उनको फिर इनको भी पूरा हक हासिल है कि वो तो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई है। तो अब ये बरतानिया के अंदर जाकर अगर ये बरतानिया के गवर्नमेंट के लोगों को मारते हैं, उनके फौजियों को मारते हैं, तो वो बिल्कुल जायज है, ठीक है ना। तो क्योंकि वो तो सॉरी कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि यूरोप कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं न्यूक्लियर वॉर में आऊं। अब देखें, एक बड़ी अहम मीटिंग हुई थी रमजान कादरियोव, ये जो चेचनिया का सदर है, और जो व्लादिमीर पुतिन के साथ, इमरान खान के साथ मीटिंग हुई है। ये वो शख्स है जो काउंटर कर सकता है तालिबान को, और जिस चेचनिया का ये सदर, और इसके जरिए आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ, पहला वो बंदा था जो, हालांकि वो नॉन मुस्लिम, वो तो अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है ना, उसने इस्लामोफोबिया के बारे में पहली स्टेटमेंट दी है जिसको इमरान खान ने सराहा है। तो वो यूनाइट कर रहा है मुसलमानों को अगर ये उधर से कोई अटैक करते हैं ये अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में कहा, चाइना ने कहा था कि जनाबे वाला आप जो अफगानिस्तान को इस सी पैक में, इस रूट में लेके आए ताकि उनका ट्रेड साफ हो। जहां तक इस सेक्रेटरी ने बात की है, ये बिल्कुल काबिल मजम्मत है। इसका मतलब क्वीन एलिजाबेथ को अगर मेरी ट्रांसलेट करके बताएं, इसका मुआवजा करना चाहिए। ये तो इस तरह का वो तो कह रही है कि दूसरों के, ये फिर इनको क्यों कहती है, जहां से जो पाकिस्तान से मुजाहिदीन जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल जमातों के जाते हैं या वैसे इनको लेकर भेजे जाते हैं कश्मीर के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, या कहा जाता है कि दूसरे ममालिक में जाते हैं, तो इनका कोई हक नहीं है। सूडानीज भी जाते हैं दूसरे ममालिक में। तो हम ये समझते हैं कि इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं वो देखना चाहिए। और दूसरा ये एक और मैं बात बताऊं कि MI5 MI6 ये जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है, और दूसरे ये प्रवोक तो करते हैं यूक्रेन। तो यूक्रेन का सदर तो रो रहा था उस टीवी के ऊपर के भाईजान मैंने 27 मुल्कों के सरबराहों को फोन किया और किसी ने हमें लिफ्ट नहीं कराई। और अमेरिका जो है वो तो बुज़दिल इस तरह था, क्योंकि उस पर अभी हमला नहीं हुआ न्यूक्लियर, अगर उस पर डायरेक्ट हमला हो तब उसको पता चले। वो तो अमेरिका दूसरी कंट्रीज में तो वॉर वो कर लेता है, इन्वॉल्व करता है, इन्वेजन करता है, लेकिन अब उसका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो कभी भी नहीं, वेस्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी गैस बंद हो जाए। आप देखें ये रशिया के साथ इनकी डील चल रही है, वो कहते हैं हम साइबर हमले जो हैं वो इस तरह के, हम उनके जो स्विफ्ट बैंक अकाउंट्स हैं वो बैन कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर वो एक भी न्यूक्लियर वार होती है, आपको पता है कई साहब के 30 साल के लिए सूरज नहीं निकलेगा। आपका पॉइंट आ गया इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। असद भाई आपकी तरफ लास्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं कि इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया, क्या ये खिताब इलेक्शन की तैयारी थी या वाकई गरीब आवाम जो है उसको रिलीफ देना है? कैसे ये किसी ने ब्रीफ किया खान साहब को, और अच्छा ब्रीफ किया है कि खान साहब आप इतना मेहनत करके कौमी एग्जामिने में कुछ पैसे भर रहे हैं, तो मुझे लगता है काफ लीग को भी समझ थी। याद है आपको जब मुशर्रफ साहब जा रहे थे तो उस टाइम 16 या 18 अरब डॉलर खजाने में थे, और उस वक्त जो लुट मचाई, उस वक्त जो निगरान सेटअप आया था उसमें आटा और चीनी का बहरान आया जिसने काफ लीग को खुडे लेने लगाया और बुरी तरह उनको शिकस्त हुई। अब भी खान साहब को ये समझ आ गई है कि 1 साल रह गया, अगर मैं खजाने में कुछ छोड़ के जाता हूँ फिर चोरों के हाथ लग जाएगा, फिर वही करप्शन करेंगे। अगर खजाने में मैं सारा आवाम को दे जाता हूँ तो एक तो महंगाई का प्रेशर कम हो जाएगा, लोगों को कुछ रिलीफ मिल जाएगा,
और मैं दोबारा अगर इख्तियार में आ जाता हूँ, उसी सूरत में आऊंगा जब अभी अवाम को रिलीफ दूंगा। अभी तो अवाम मुतनफर हुई हुई है, लोग महंगाई के हाथों तंग तो आए हुए हैं, और तेल की जो है रोज कीमतें बढ़ रही हैं, उससे अवाम को तो कोई पता नहीं कहाँ से किस वजह से महंगे हो रहे हैं। उनको ये लगता है खान महंगा कर रहे हैं। तो महंगाई के सारे असरात, सारी गालियां गलोच खान साहब की हुकूमत को पड़ रही थी, और उनके एमएलए एमपीएस अपने इलाकों में नहीं जा पा रहे थे, इसलिए अदम एतमाद की तहरीक को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही थी। खान साहब ने एंड टाइम बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, 1 साल में मेहनत कर लें, जो जो इन्होंने अपने इस वक्त खजाने में पैसे जमा कराए हैं, जो इनको रिलीफ मिला, जो जो इन्होंने टैक्स से पैसे कमाए हैं, उसको अवाम पे खर्च करने में कोई मजाका नहीं था। तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन है, ये इलेक्शन कैंपेन ही है, और इसका फैसला भी बर वक्त किया। आप कहते हैं कि ये इलेक्शन कैंपेन ही है, जी बिल्कुल। इफ्तिखार भाई आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कैंपेन है, लेकिन वो आपने कभी देखा ना कि एंड दैट इज 6, वो स्टेडियम से बाहर जाता है छक्का, तो ये वो वाला छक्का है। क्योंकि अभी ये जो बिलावल निकला हुआ है और नून लीग ये सारे ये इकट्ठे हो रहे हैं, और आपका दोस्त जो है फजलुर रहमान साहब जो है वो भी निकल रहे हैं लेकर, वो क्या है, महंगाई के खिलाफ, सो कॉल्ड महंगाई के खिलाफ, ठीक है ना। तो वो महंगाई का जी अब 5 रुपए पर यूनिट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कम कर दी है। 10 रुपए आज बढ़ाने के लिए समरी आई थी, वो 10 रुपए उन्होंने कम कर दिए। आज वो बिलावल जो है वो चीखे मार रहा था उधर। तो ये दूसरा उन्होंने पॉलिटिकल जो है वहां पे जलसे वो उन्होंने शुरू कर दिए। वो बिलावल वगैरह दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो लाड़काना के अंदर जो है असद उमर और ये अली जैदी और ये सारे जो हैं वो वहां पे जमा होकर जरदारी तीर तोड़ दो के वो शुरू कर दिए। अब मैं ये समझता हूं कि ये एक तो अच्छा डिसीजन है, और लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके 172 बंदे पूरे नहीं है। और 172 बंदे इसलिए ने कि जरदारी कब कब को बारे में नून लीग कभी नहीं चाहेगी कि बिलावल जो है पंजाब के अंदर रैलीज करे और वो इनका वोट बैंक तोड़ने की कोशिश करे, ये कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अनहोली अलायंस है, अनहोली मैरिज है, तलाक हो चुकी है, इनके नजरियात बिल्कुल उलट है। कभी वो पेड़ फाड़ते हैं, कभी पेड़ जोड़ते हैं, फिर वो पेड़ को फिर वो एक गट्टी बीच में से निकाल लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो 172 बंदे इन्होंने पूरे करने हैं, ये किस तरह करेंगे। हाँ, ये इलेक्शन शुरू हो चुका है, ये जितनी भी रैलीज हो रही हैं, जितने भी ये बिलावल का इधर आएंगे, अच्छा इनका अगर को ये भी आप देख लें कि यहाँ आकर उन्होंने डिस्पर्स हो जाना है। ये नहीं कि वहां पे कोई धरना देना है, कोई ऑब्जेक्टिव आना है कि इमरान खान तुम हमारे आने पहुंचने से पहले इस्तीफा दे दो। वो इतना बोला है इमरान खान, वो ठीक है, वो शेख रशीद ने कहा कि यार इधर आओ लाल वेली में मैं तुम्हें इस्तीफा देता हूँ। भाई टाइम जो है वो खत्म हो गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और असद भाई साहब से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यही था आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय भी किया होगा, और इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिली होगी। अगले प्रोग्राम तक जाने से पहले मैं एक छोटा सा जो एक हमारे साथी हैं, उन्होंने एक इश्तिहार जो है वो दिया हुआ है, अगर वो मैं आपके खिदमत में छोड़ता जाऊं। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।